हाय गाइस। तो आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करवाएंगे और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करने से पहले हमें एक और टर्म के बारे में स्टडी करना है जिसका नाम है एरिया वेक्टर। ओके, तो एक और फिजिकल क्वांटिटी है इससे पहले और इस क्वांटिटी का नाम है एरिया वेक्टर। क्योंकि कहीं बहुत सारी सिचुएशंस में मुझे एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा और तो जो भी वर्ड बनेगा उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। सर अभी तक तो हमने जितनी भी क्वांटिटीज में देखा एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आज हमें ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई वेक्टर की इसकी? क्योंकि अपनी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स भी इजी करने के लिए हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर ऑल्सो इन सम सिचुएशंस, किसी सिचुएशंस में, तो उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। सर यस, आप सब जानते हैं वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास दो चीजें होंगी। एक तो होता है मैग्नीट्यूड और जिसे आप मॉडुलस भी कहते हैं, चलो मैग्नीट्यूड, और दूसरी होती है डायरेक्शन। चलिए, तो आप जानते हैं वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास दो वर्ड्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर के पास सर मैग्नीट्यूड तो पता है, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। सरफेस एरिया लेंगे तो 4πr² स्फीयर का हो गया। तो हर एक पार्ट में मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे बाय मैथमेटिक्स, हमने बहुत मैथमेटिक्स से एरिया निकाले, सरफेस एरिया। बट हाउ वी फाइंड आउट द वेक्टर, कि हम उसका वेक्टर कैसे निकालें? तभी तो एरिया वेक्टर वर्ड पूरा होगा। एरिया मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा आपको बाय कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया, जो भी फिगर हो उसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए। मगर सर हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन, हाउ फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी? तो डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया इज स्पेसिफाइड, कैसे स्पेसिफाइड? टू द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। यानी कि अगर आपका एरिया एक्स और वाई प्लेन में रखा है तो जो उसमें परपेंडिकुलर होगा जेड प्लेन में वो उसकी डायरेक्शन होगा। यस, समझ में आई बात मेरी? जैसे मेरे पास एक ये शीट है और इस शीट को मैंने जेड वाई और जेड प्लेन में रख दिया, ठीक है। वाई जेड प्लेन में मतलब मैंने अपनी शीट को ऐसे रख दिया, लाइक दिस। ये वाई एक्सिस, यस, ये जेड एक्सिस, क्योंकि ये माइनस जेड है जेड एक्सिस, चाहे आप इधर ले लें, ये वाई एक्सिस है जेड एक्सिस, तो जेड वाई प्लेन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर? देन एरिया वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। और यूनिट वेक्टर सब जानते हैं, आई कैप होगा यहां पर इसके लिए। तो जो भी आप परपेंडिकुलर बनाएंगे नॉर्मल होगा, वो ही उसकी डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर की। ओके, मैंने इस एरिया को ए कह दिया, द सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट इज ए। इस एरिया वेक्टर को मैंने ए वेक्टर कह दिया और यूनिट वेक्टर को मैंने एन कैप कह दिया, अभी समझाने के लिए। और फॉर्मूला कैसे बनेगा? वी नो द फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपलिसिटी, अभी हमने ये लिखा कि एक पर्टिकुलर प्लेन में ही है एक्स और वाई, वाई जेड, मैंने भी जर्नल निकाल लिया। यूनिट वेक्टर इज एन कैप, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज ओनली ए। तो हियर द फॉर्मूला ऑफ एरिया वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर। कई कई बुक में ये ऐसे भी सिंबलाइज है, सरफेस एरिया दरअसल, तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं बुक में इसको ऐसे भी सिंबलाइज किया गया बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया। सर ये तो था यूनिफॉर्म एरिया के बाद। अगर आपके पास 4 कर्व और नॉन यूनिफॉर्म एरिया, तो आप क्या करेंगे? सपोज इस तरह से आ गया, तब आप कैसे निकालेंगे? तब कुछ नहीं करना, बिकॉज ये तो पूरा बड़ा नॉन यूनिफॉर्म है, कर्व्ड एरिया है, छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना होगा। इसमें से एक छोटा सा एरिया लेट कर लेना कहीं पर भी, डीएस, और उस पर नॉर्मल बना देना। अगर ये हमारे पास रखा है एक्स और वाई प्लेन में तो जेड में आ जाएगा, तो मैंने इसे जेड में दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर दिखा दिया। तो आप स्मॉल एरिया लेंगे फॉर कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म एरिया, लेट
small areas, that is ds. So therefore again we use this formula, unit vector is equals to vector upon magnitude. What is unit vector? N cap. What is vector? ds vector. Magnitude is only ds. So this is also the formula for non-uniform और कर्व्ड एरियाज, फॉर स्मॉल एरियाज. ठीक है जी, बस बेसिकली कुछ नहीं है. एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो एरिया का ही होगा और वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द एरिया. इफ इट इज प्लेस्ड इन एक्स और वाई प्लेन देन इट इज इन जेड एक्सिस, जेड प्लेन, जेड एक्सिस में सॉरी. चलिए तो कुछ फिगर्स बना दें और कुछ फिगर्स के लिए आपसे हम एरिया वेक्टर पूछ लें. सपोज मैंने सिलेंडर बना दिया, जो कि न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी आपके लिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया. सिलेंडर में दो तो होते हैं ये एंड्स सर्कुलर, एक कर्व सरफेस ही है, तो टोटल 3 फेस हो गए. इस फेस पे नॉर्मल बनाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर मिल जाएगा, इस फेस का फर्स्ट वाले का. दूसरे वाले पे नॉर्मल बनाएंगे तो इधर मिल जाएगा. ठीक है, और अगर आपने बनाया कर्व सरफेस एरिया, कहीं पर भी छोटा सा एरिया ले लीजिए और उस पर नॉर्मल बना दीजिए. ठीक है जी. ऐसे ही आप अगर एक क्यूब लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे तो हम पहले ही बता दें आपको कैसे लेंगे. इस क्यूब पर क्या करेंगे आप, इस क्यूब पे 6 फेस है. इस फेस का इधर, टॉप वाले फेस का इधर, बॉटम वाले फेस का इधर, ये वाला इधर, ये 5th फेस इधर वाला मैंने इसे ऐसे शो कर दिया. एक 6th वाला उधर होगा पीछे, मैंने उसे ऐसे फेस कर दिया. दिस इज फर्स्ट, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ, ये 5th और उसके पीछे वाला 6th. ये ऐसे आप हर के एरिया वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे वहां पर. ठीक है, स्फेयर ले लिया. स्फेयर पे तो आपको पता है कर्व्ड पार्ट हो गया. कर्व्ड पार्ट पे आप छोटा सा एरिया लेंगे. मैंने कहा यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया ले लिया ds, इस पे नॉर्मल बना देंगे ds वेक्टर. तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो इसलिए हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दिए एरिया वेक्टर्स के. बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एरिया और प्लैनर एरिया. ओके, अब हमें ये तो समझ में आया. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्योंकि चैप्टर है चार्ज का, सब जानते हैं. जब चार्ज का चैप्टर है तो चार्ज के आसपास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक वर्ड तो वहां से आया, चार्ज के चैप्टर से. क्योंकि चार्ज है, चार्ज के आसपास फील्ड होगी तो नाम हो गया इलेक्ट्रिक. और फ्लक्स मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स मतलब फ्लो, यानी फ्लो को हम फ्लक्स कहते हैं. अब किस चीज का फ्लो हो रहा है कुछ आइडिया लगेगा, मगर उससे पहले हमने किसी और एग्जांपल से समझा. मैंने क्या करा, मैं एक रूम में गया और रूम में एक विंडो थी और विंडो से एयर एंटर कर रही थी. तो वो जो एयर उस विंडो से एंटर कर रही थी वो एक फ्लक्स था, यानी फ्लो ऑफ एयर. यस और नो? तो उस विंडो में से जो एयर निकल के आ रही थी आपके रूम में, वो भी एक फ्लक्स था. किस चीज का फ्लक्स? वो था एयर फ्लक्स. अब वो जो विंडो में से एयर निकल के आ रही थी, उसका जो भी पार्ट है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? मतलब एयर रूम में ज्यादा आया कम है, किस पर डिपेंड करेगा? दिमाग लगाया सर, उसके एरिया पर. जितना बड़ा विंडो का एरिया होगा उतना क्या होगा, उतना एयर फ्लक्स ज्यादा होगा, पहली चीज. और सर दूसरा डिपेंड करेगा कि बाहर से एयर कितनी स्पीड से चल रही थी, कितनी स्पीड से एंटर कर रही थी. इट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ एयर. यानी कि जब रूम में एयर एंटर कर रही थी तो उस रूम में एयर जो एंटर कर रही थी उसको हमने वर्ड दिया एयर फ्लक्स. Air flux enter in a room, and this air flux is depend upon 2 factor. First is the area of the window, and the second is the intensity of air flowing. Yes? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ इसी तरह का क्वांटिटी है, इसी तरह कैलकुलेट करा जाएगा. मगर उससे पहले एक और एग्जांपल. मैंने क्या किया, एक बकेट ली और बकेट में मैंने पानी स्टोर करना है और मैंने पाइप के थ्रू पानी हमने वहां से फ्लो करवाना शुरू करा. अब जब वाटर फ्लो करेगा तो फ्लो जब करेगा और वो उस एरिया में से पास होकर वाटर में गिरेगा, सॉरी बकेट में गिरेगा, तो उस बकेट में कितना वाटर आया उसे वो कैसे निकाले? उसे कहेंगे वाटर फ्लक्स. इट इज वाटर फ्लक्स.
and this water flux is again depend upon two things. What is that? The surface area of this tube. जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना बकेट में वाटर का फ्लक्स ज्यादा, यानी ज्यादा वाटर स्टोर होगा। फिर दूसरा, पहली चीज एरिया, एयर विंड में भी एरिया था, इसमें भी एरिया। वहां पर थी इंटेंसिटी ऑफ एयर, यहां इंटेंसिटी ऑफ वाटर। जितना ज्यादा तेजी से पानी आएगा उतना तेजी से वो क्या होगा, फिल अप होगा। तो दोनों चीज क्या है, फ्लक्स है यानी फ्लो, यानी जो बेसिकली फ्लक्स है वो फ्लो से रिलेटेड है। तो यानी कि फ्लक्स क्या है, द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज काइंड ऑफ फ्लो, ठीक है ना। द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज द काइंड ऑफ फ्लो। ये फ्लो के काइंड, बस एक तरह से फ्लो है, फ्लो काइंड। जैसे लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, और तीसरा तो आपके सामने है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब किस किस को समझ में आया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलिए बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहली चीज आपको समझ में आई एयर फ्लक्स, दूसरी चीज आई वाटर फ्लक्स, और तीसरी चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से निकले और जो भी क्वांटिटी बने उसे आप नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी गुड, शाबाश, इसी को आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहना है। मगर उससे पहले फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर फील्ड। यानी कि जो फ्लक्स है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी? वेक्टर फील्ड, यानी जो क्वांटिटी उसमें पास होंगी वो वेक्टर होंगी। एयर हैविंग अ डायरेक्शन, air having a direction, it enter in a room in one direction, it is a vector field. Water having a direction, vector field. But this, when it is passing through the area, it is become flux, which is scalar quantity. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। रूम में कितनी एंटर हुई, बकेट में कितना पानी स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उस एरिया में से पास हुई, तो उसी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सॉरी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी विच इज मेड इट्स अ वेक्टर लाइक एयर, वाटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो यहां पर फ्लक्स जो है वो है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी एरिया में से, सपोज दिस वन इज एन एरिया, इस एरिया में से मेरी फील्ड लाइंस पास हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो एक एरिया में से, तो जो भी क्वांटिटी बनेगी उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड अपॉन टू वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज? तो मैं लिख दूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing an area or surface area, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया और सरफेस एरिया, मगर एक वर्ड के साथ, इट्स नॉर्मली। तो जो क्वांटिटी बनेगी उस क्वांटिटी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे मैंने कोई पेपर ले लिया, ठीक है, उस पेपर में से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर दी और मैंने उसको काउंट कर लिया कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही थी। तो जो क्वांटिटी बनेगी, मगर वो फील्ड लाइंस जब पास हो तो एरिया होना जरूर है, इसके बिना आप फ्लक्स नहीं कह सकते। आप कहें सर ये तो बहुत बड़ा वैसे ही एरिया है, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही, तो ये फ्लक्स बनेगा? नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया हो, एक शेप हो, एक डेफिनेट साइज हो उस एरिया का, तो जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया और सरफेस एरिया, और कंडीशन कैसी है? नॉर्मली, इट मींस परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? थीटा, मतलब जो एंगल हो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया इसका नंबर काउंट कर सकते, तो इसका स्केलर क्वांटिटी, और जो फील्ड लाइंस में से पास हो रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करेगा?
चलिए बता दीजिए, अभी अब तक बहुत देर से ये बातें हो रही थी। सर इट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग एंड दूसरा एरिया ऑफ सरफेस। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। इंटेंसिटी ऑफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज एंड व्हाट इज सेकंड पॉइंट? एरिया ऑफ द सरफेस। तो जितना भी एरिया ज्यादा होगा उतनी फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी, और ज्यादा पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा अमाउंट का प्रोड्यूस होगा। एंड इट्स अ नंबर, एक नंबर बनेगा आपका, स्केलर क्वांटिटी के साथ बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड हाउ मेनी लाइन्स पासिंग एन एरिया नॉर्मली? तो दिस वर्ड इज बिकम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करें? मैथमेटिकली, ओके, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी यहां पर प्रोडक्ट होगा। किस किस का प्रोडक्ट होगा? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड एरिया ऑफ दैट सरफेस। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, विच वन? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। सर अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे देखेंगे। एंड एरिया ऑफ सरफेस, याद रहेगी बात। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर यह फॉर्मूला अप्लाई करके आप अलग अलग फिगर्स में इसके फॉर्मूले जनरेट करेंगे। बट बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड एरिया ऑफ सरफेस। ओके, तो यहां से मैं इसकी यूनिट भी बना सकता हूं, फिर मैं उसके अलग अलग केसेस में फॉर्मूले बनाऊंगा। तो व्हाट इज यूनिट? अब सिंबल बता दूं, इसका सिंबल होता है फाई ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जानते हैं ई। सरफेस एरिया का कहीं बुक में ए है, कहीं बुक में एस है, घबराना नहीं है। यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो सर, न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट बन गई क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। ठीक है, एक और यूनिट है, और जूल पर मीटर भी है इसकी। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉट जूल पर मीटर, नहीं वोल्ट पर मीटर, सॉरी, इट्स वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और आ गई वोल्ट मीटर, याद रहेगी बात। ठीक है, एक और यूनिट, क्योंकि यहां से मैंने इसे ब्रेक कर दिया, यहीं से ब्रेक कर दिया इसको, हमने यहां पर इसमें फॉर्मूला लिखा न्यूटन मीटर एक तरफा, मीटर एक, कूलम माइनस 1। न्यूटन मीटर होती है जूल, तो जूल मीटर कूलम माइनस 1। तो ये इसकी यूनिट्स बनी। दिस इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यूनिट के बाद एक छोटी सी डायमेंशन भी है, कहें तो 2 मिनट में निकलवा दें। सर निकलवा दीजिए। डायमेंशन देखते हैं, फॉर्मूला याद होगा, फाई ऑफ ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की mlt माइनस 2, चार्ज की 80, एरिया की l स्क्वायर। ठीक है ना? ml3, एक एरा, 2 एरा, 3 हो गए, t माइनस 3, a माइनस 1। दिस वन इज अ डायमेंशन ऑफ, और कैसी क्वांटिटी बता रहे थे हम बहुत देर से, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैंने आपको इसकी यूनिट, डायमेंशन और क्वांटिटी के बारे में बताया, मगर इसके अलग अलग फिगर्स के साथ मैं इसके फॉर्मूले जनरेट करूंगा। क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जब वो इस तरह से निकले नॉर्मल। अगर बाई चांस आपके पास में एरिया नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए आपके पास एरिया ऐसे है, फील्ड ऐसे निकल देंगे लाइक दिस, तब क्या फॉर्मूला होगा? सर ये तो शीट यूनिफॉर्म थी, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर कैसे फ्लक्स निकालें? तो अब इनके हम केसेस में फॉर्मूले जनरेट करें। तो अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस बनाएंगे, और कैसे हम उसे अप्लाई करें फिर न्यूमेरिकल करेंगे। मगर बेसिकली हमने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस
इंटू एरिया ऑफ सरफेस। चलिए देखते हैं इसे कैसे बने। केस नंबर फर्स्ट, फिगर समझिएगा। ये मैंने एक एरिया ले लिया, यूनिफॉर्म एरिया है, शीट ले ली, ठीक है। और इस शीट पर मैंने एक एरिया वेक्टर बना दिया सबसे पहले, दिस वन इज एरिया वेक्टर से, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर दिया, ठीक है। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ई, जो इससे पास हो रही थी नॉर्मली, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाई ऑफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इनटू एरिया। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पार्ट। यस, बड़ा आसान है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें तो नॉर्मली निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है नॉर्मली, लाइक दिस, इस तरह से। एक सेकेंड, मैंने कहा एरिया तो ऐसे ही था, एरिया वेक्टर ऐसे था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर दिया, नाउ लाइक दिस, ठीक है। ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर विच इज ए वेक्टर, ठीक है। सर इसमें तो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा रिजॉल्व ई वेक्टर इनटू कंपोनेंट। सब जानते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होगा ई कॉस थीटा और दूसरा सब जानते हैं ई। अब फिगर में देखेंगे कौन सा कॉस और कौन सा साइन। दिस इज ई, एंगल के साथ वाली लाइन जो भी बनेगी वो होगी ई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर दूसरी बनेगी वो होगी ई साइन थीटा। यस और नो? अब जरा फिगर में देखिए और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस के कौन सी है। ये ऐसे थी, एक ऐसे गई और एक ऐसे, एक तो इसके साथ चली गई, इसके साथ अलोंग, इट्स नॉट परपेंडिकुलर। तो फाई ऑफ ई इस केस में क्या बना, ई कॉस थीटा इंटू एरिया, यानी ये परपेंडिकुलर टू सरफेस और ये वाली कैसे, अलोंग द सरफेस। तो फॉर्मूला ई कॉस थीटा लिया परपेंडिकुलर वाला, तो फाई ऑफ ई का फॉर्मूला क्या बना, ई ए कॉस थीटा। यस और नो? यस सर। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं जिसे, ई वेक्टर डॉट, ठीक है। तो यहां पर बताइए थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको एरिया वेक्टर, ठीक है। और व्हाट इज ए वेक्टर सर, देख लीजिए आगे नहीं आ गए यहाँ पर, दिस इज एरिया वेक्टर, तो दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये तो बात हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो केस की, और भी केस देखते हैं। केस नंबर 3, मैंने कहा जो मेरा एरिया है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। नाउ सरफेस एरिया इज कर्व्ड, मैंने कहा सरफेस एरिया मेरा कर्व्ड है लाइक दिस, इस तरह से है, और फील्ड इससे नॉर्मली निकले, लाइक मतलब आपका जो सरफेस एरिया है वो इस तरह ना होके इस तरह से, नॉर्मल कुछ शेप नहीं है इस तरह, और फील्ड लाइन इसमें से इस तरह ही पास हो रही थी नॉर्मली, ठीक है। ऐसी पास हो रही थी फील्ड लाइन नॉर्मली। तब क्या करेंगे, तब आप छोटे छोटे एरिया ट्रीट करेंगे, छोटे छोटे एरिया, डीएस, एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। तब फॉर्मूला क्या होगा, फाई स्मॉल आएगा, ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैंने लिख दिया ई वेक्टर डॉट, स्मॉल एरिया है ना, इस वाले फॉर्मूले से लिख दिया जर्नल, ई वेक्टर डॉट डीएस, डीएस क्या, डीए लिख ले, जो सिंबल ए में है तो ए में लिखे आप, डीए वेक्टर। तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसका तो हो जाएगा फाई ऑफ ई, पूरे सरफेस के लिए करते हैं इस तरह का सिंबल बना लेते हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। ये दो केस के लिए अप्लाई हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी कर्व्ड हो, उस केस में आप छोटे छोटे रीजन में छोटे छोटे एरियाज लेंगे, उस छोटे छोटे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। चलो उसके लिए भी दिखा दें, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, अगर मैं बता दूं, फाई ऑफ ई,
पहले वाले रीजन में मान लीजिए जहां पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो हम बना के दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने यहां पर एक एरिया लिया, एक डीएस एरिया, डेल्टा ले लिया, डेल्टा एस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर से आ रही है वो E1 होगी। जब ये लिया डेल्टा S2, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 होगी। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई ऑफ E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डेल्टा S2, और जितने लोग सबको ऐड कर दो। एरिया ज्यादा ही छोटा हो जाएगा तो इंटीग्रेट में बदल जाएगा, सब जानते हैं। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, फाई ऑफ E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट जो हमने ऊपर लिखा। बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम अप्लाई करेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। बट दिस वन इज एरिया। एरिया से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, जिसपे अब हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। इस वाले फॉर्मूले पे भी करेंगे और इस वाले एग्जांपल्स पे न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए हाउ यू फाइंड आउट द एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसने का फाई ऑफ ए निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है एरिया में से। एरिया दिया है 20 यूनिट्स और रखा कौन सी प्लेन में, वाई और जेड प्लेन में, ठीक है, यानी वाई जेड प्लेन में रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मतलब हुआ, यानी एरिया वेक्टर इज इन एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप बनेगा। तो एरिया वेक्टर बना दूं, एरिया वेक्टर सब जानते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। एरिया वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इज 20, यूनिट वेक्टर इज आई कैप। बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया वेक्टर, जैसे अगर हम फिगर में भी दिखाएं, ये रहा वो एरिया, हाउ मच यूनिट, 20 यूनिट, और इसका वैल्यू इधर है आई कैप। वाई जेड प्लेन यानी ये तो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे रखा लाइक दिस, ठीक है, और आपने एरिया बना दिया लाइक दिस, इसलिए हमने ए इक्वल 20 आई कैप। अब वी नो द फॉर्मूला, यस वी नो द फॉर्मूला, फाई ऑफ ई इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप। यस, मैथमेटिक्स हमने पढ़ी क्लास 11 में, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, सिर्फ i डॉट i 1 होता था, i डॉट i 1, बाकी कुछ भी कर लो आपको जीरो ही मिलेगा। i डॉट j कर लो, i डॉट k कर लो, कुछ भी कर लो, जीरो मिलेगा। देयरफॉर फाई ऑफ इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से करी तो 120 i डॉट i, ठीक है, i डॉट i बिकम 1, आंसर आया 120। यूनिट लिखना चाहिए, लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 1 तो दिस वन इज फाई ऑफ ई फॉर फर्स्ट पार्ट। यस, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर था, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और इस तरह से रखी कि उसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेंडर ले लिया और सिलेंडर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और ये इसकी एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें 3 फेस हुए इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड ये कर्व सरफेस एरिया जो बना है थर्ड फेस है। 3 फेस है, हमने बनाया एरिया वेक्टर में। इसने कहा शो दैट द टोटल फाई ऑफ ई 0। तो यहां पर फाई ऑफ ई होगा कितना, तो नाउ फाई ऑफ ई इसमें 3 पार्ट के लिए बनेगा। फाई ऑफ ई पहले पार्ट के लिए अलग, फाई ऑफ ई स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे, 2 के लिए अलग, फाई ऑफ ई 3 के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग बनेगा, सब जानते हैं, पहले के लिए अलग, दूसरे के अलग, तीसरे के लिए अलग। यहां पर ये कर्व्ड सरफेस है तो वी यूज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds लिखना चाहे ds लिख लें, डेल्टा एस लिखना चाहे डेल्टा एस लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, डी एस वेक्टर फॉर फर्स्ट फेज प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर सेकेंड फेज, ठीक है, प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर थर्ड फेज। कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ
आप इसके बाद में इन दोनों में डायरेक्शन ढूंढेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर मैंने छोटा सा एक एरिया लिया तो उसके लिए भी ds वेक्टर इधर 0 डिग्री। ई इसमें आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप बाद में इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यानी ये डी फाई ऑफ ई तो पूरा था, ये आप इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे तभी आप पूरे सरफेस के लिए से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 0 डिग्री फॉर फर्स्ट फेज। यस बिल्कुल, प्लस इंटीग्रेशन ई ds cos 180 फॉर सेकंड फेज। सर वाई 180? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे छोटा सा एरिया लेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर आएगी अपोजिट। ये इधर एरिया वेक्टर, वो उधर, इसलिए 180 लिया। तीसरे फेज के लिए अगर मैं छोटा सा एरिया यहां लूं, ds इसका और इसका नॉर्मल बनाऊं ऐसे, तो एंगल कितना, तो तीसरे फेज के लिए फाई ऑफ ई थर्ड ई ds cos 90 0, ई बाहर इंटीग्रेशन ds cos 0 1 प्लस ई बाहर अंदर बचा ds, ये हो गया -1 प्लस 0। ठीक है, माइनस आगे आ गया e इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस e इंटू पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया है इस पार्ट का, इसलिए पाई आर स्क्वायर, और दोनों का कितना आया, तो नेट फाई ऑफ ई कितना आया आपके सामने, इसने कहा था शो दैट द टोटल फाई ऑफ ई इज 0। ठीक है, और अब इस न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसके अंदर आपको फिर दोबारा से फाई ऑफ ई निकालना है, और यहां पर कुछ वैल्यूज आपको गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब है, जो क्यूब इसने एक्स एक्सिस में रखा, ओरिजिन से डिस्टेंस a आगे, और इसकी जो क्यूब है, क्यूब की साइड भी a है, और आपने इसको एक्स एक्सिस के ओरिजिन से a डिस्टेंस आगे रखा, और ये फिगर में इसने दिखाया। इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली एक्स एक्सिस, लिखा है Ex इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, और इसकी वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है विद डिस्टेंस विद एक्स, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। और ई वाई और ई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 है। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बट इट इज ऑल्सो चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन एक्स एक्सिस, और वो भी बार बार एक्स के साथ चेंज हो रही है। उसने कहा अल्फा की वैल्यू गिवन है, और आपको इसने कहा फाई ऑफ ई निकालिए इस क्यूब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्यूब सॉल्यूशन में मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली along x axis which is changing with distance। क्यों? आपके सामने है डिस्टेंस के साथ ही चेंज हो रही है, क्योंकि ex इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ। यस, यानी x एक्सिस में चेंज हो रहा है, वो भी x की पावर हाफ से। x एक्सिस में है केवल, y और z पे नहीं है। इसने का फाई ऑफ ई निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग एन एरिया, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया को पास कर रही है, मगर कंडीशन नॉर्मली। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल 6 फेसेस हैं इसके। दिस इज फेस नंबर फर्स्ट, दिस इज फेस नंबर सेकेंड, टॉप वाला 3, बॉटम वाला 4, इधर वाला जो है 5, और इसके बैक वाला हो गया 6। ठीक है, तो मैंने कहा 4 सरफेस, 3 4 5 एंड 6, 4 सरफेस या सरफेसेस 3 4 5 एंड 6। एरिया वेक्टर, that is A vector, makes an angle 90 degree with इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए आपके सामने है। अगर मैं थर्ड वाले फेज की बात करूं, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। फोर्थ वाले की बात करूं, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल 90 डिग्री, ऐसी थर्ड वाले के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। फिफ्थ वाले का कंपोनेंट ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। सिक्स्थ वाले के लिए अंदर की तरफ आएगा, उसके लिए भी 90 डिग्री। और सब जानते हैं cos 90 cos, क्योंकि तो नाउ फॉर दिस फेसेस देयर इज नो contribution in electric flux bias because
We know the formula of phi of B, which is EA cos theta. We put the value of theta 90. Yes, cos 90 0. So that's why for this species electric flux is 0. So we have only two phase, first and second phase, for which we find out the electric flux. तो therefore for फर्स्ट फेज, अब मैंने पहले फेज की बात करी, पहले फेज की दिख रहा है फर्स्ट फेज, अगर इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बनेगा। मैंने कहा फॉर फर्स्ट फेज ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल। जब पैरेलल है तो थीटा कितने डिग्री? यस सर 0 डिग्री। यस, दीज आर पैरेलल, तो देन द एरिया वेक्टर पैरेलल है तो थीटा, तो देयरफॉर फाई ऑफ ई फॉर फर्स्ट फेज वी नो द फॉर्मूला E वेक्टर डॉट A वेक्टर, एक्सपेंड किया मैंने E A cos 0 डिग्री, थीटा होता मैंने 0 पुट कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री, cos 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर A। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया मैंने वैल्यू एक्स एक्सिस वाली, ठीक है, अल्फा एक्स की पावर हाफ, एरिया सब जानते हैं, क्यूब का जो एक फेस है वो एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, अल्फा एज इट इज अभी रख दिया हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस फेज? फर्स्ट फेज फ्रॉम द ओरिजिन, पहले फेज से ओरिजिन का डिस्टेंस ए और ए, तो कितना हो गया, यानी एक्स की वैल्यू होगी सर 2a। दोबारा से सर वाई 2a, बिकॉज द फर्स्ट फेज इज दिस एंड द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम ओरिजिन, ए दिस एंड ए दिस विच इज 2a, तो मैंने यहां 2a रख दिया, यानी 2a की पावर हाफ, साइड कितना a, एक स्क्वायर, तो 2 के ऊपर पावर हाफ, जिसको मैंने √2 लिख दिया, ठीक है, अल्फा एज इट इज लिख दिया, a के ऊपर पावर हाफ है और a के ऊपर पावर 2 है। देख लीजिए यहां पे a के ऊपर पावर हाफ, a के ऊपर 2, बेस से मतलब पावर ऐड होंगे, तो ये हो गया आपके पास 5/2, ठीक है। ये तो फ्लक्स आया आपके पास सेकंड फेज के लिए, फाई ऑफ ई सॉरी फॉर फर्स्ट फेज। यस और नो? क्योंकि यहां पावर हाफ थी, यहां 2 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो मैंने कहा नाउ फॉर फेज सेकंड, अब सेकंड फेज की बात करता हूं। सेकंड फेज है ये, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, देख लीजिए, ठीक है जी। तो एंगल कितना है सबको पता चल गया, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री, बिल्कुल सेम स्टेप। देयरफॉर फाई ऑफ ई फॉर सेकंड इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कॉस 180 डिग्री। यस, पता चला क्यों 180 डिग्री? यस सर, कॉस 180 -1 माइनस ई, ई की जगह पुट कर दे अल्फा एक्स की पावर हाफ, फिर ए की जगह वही रख देंगे साइड का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर सेकंड फेज? सर ए, सेकेंड फेज से यहाँ की डिस्टेंस है ए, तो मैंने ए रख दिया, तो क्या वैल्यू बनी, माइनस अल्फा, एक्स की जगह रख दिया ए की पावर हाफ, साइड सब जानते हैं स्क्वायर, तो बना क्या माइनस अल्फा, ऐड करेंगे तो ए की पावर 5/2, फाई ऑफ ई फॉर सेकेंड फेज। अब इसने कहा था नेट फाई ऑफ ई निकालना है, बहुत आसान है, नेट के लिए कुछ भी नहीं करना, सबको उठा के ऐड कर देंगे। देयरफॉर नेट फ्लक्स यानी फाई ऑफ ई पूरे ट्यूब के लिए, फर्स्ट फाई ऑफ ई सेकेंड, फाई ऑफ ई थर्ड, फाई ऑफ ई फोर्थ, फाई ऑफ ई फिफ्थ एंड फाई ऑफ ई फॉर सबके लिए। फाई ऑफ ई फॉर फर्स्ट इज दिस √2 अल्फा ए की पावर 5/2, इसके लिए दिस माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, बाकी सबके लिए 0 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए आप सिर्फ यहां पर, वहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो नेट फाई ऑफ ई कितना आया, नेट फाई ऑफ ई इक्वल्स टू अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन √2 -1, ठीक है जी, √2 -1 वैल्यू पुट करना चाहें, बाकी सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिएगा, दिस वन इज द आंसर। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और भी आपको मिलेंगी, ये तो हमने क्यूब के लिए पढ़ाया, अभी ये बाई चांस क्यूब यहां से हटा के बिल्कुल ओरिजिन पर रख देगा, ठीक है। जब इसने ये बिल्कुल यहां से उठा के यहां ओरिजिन पर रख दिया, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेकंड फेज के लिए एक्स को तो लेंगे 0,
और फर्स्ट फेज के लिए x को लेंगे a, तब आप इजीली कर लेंगे। तब आपके पास 3-4 केस के लिए तो 0 था, ये सेकंड वाला भी 0 आ जाता, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, 0 हो जाता, केवल इसकी वजह से बचता। तो और भी बहुत प्रॉब्लम है इसी के ऊपर से रिलेटेड ही। तो यहां पर इसने एक सिलेंडर दिया, सिलेंडर की लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। इसने इसका सेंटर ओरिजिन पे रख दिया और इधर की तरफ जो लेंथ है वो +10, इधर की तरफ जो लेंथ माइनस में चलेगी इसमें -10। इसने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर पॉजिटिव, यानी यहां से इधर की तरफ तो ये वैल्यू और इधर से इधर की तरफ लेस देन के लिए माइनस की वैल्यू। इसने कहा फाइंड फाई ऑफ यू, ठीक है। फिर दोबारा से सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। 3 फेस होंगे, ठीक है। तो सिलेंडर हैविंग 3 फेसेस, 3 फेस है भाई। पहला तो है ये वाला फेस नंबर 1, ठीक है। यह सर्कुलर सिलेंडर कह दिया, सर्कुलर पार्ट। दूसरा जो है वो भी सर्कुलर पार्ट होगा और तीसरा जो है सी वो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये वाला पार्ट। फॉर दिस फाई ऑफ ई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर की तरफ डायरेक्शन रख रही है या इधर की तरफ डायरेक्शन रख रही है, और अगर मैंने छोटा सा एरिया लिया तो उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। फॉर दिस फाई ऑफ ई 0 बिकॉज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड area vector which is a vector is 90 degree, so that's why it is 0। इसके लिए तो 0 हो गया पक्का। अब बचे 2 फेस, तो मैंने कहा 4 फर्स्ट फेस। मैंने एरिया वेक्टर बना दिया, सब जानते एरिया वेक्टर इज a into n कैप। a होगा फॉर्मूला सब जानते हैं, सब पार्ट का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर n कैप x एक्सिस में आएगा तो i कैप। फर्स्ट फेज के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो इसलिए मैंने आई कैप लिखा है, ठीक है। 5 रख देंगे, सेंटीमीटर है इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 0.05 का होल स्क्वायर पाई आई कैप। ये तो फर्स्ट फेज के लिए हो गया। तो देयरफॉर फाई ऑफ ई फॉर फर्स्ट फेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए वेक्टर। ये x इज ग्रेटर देन, क्योंकि फर्स्ट फेस एक्सिस ग्रेटर देन 0 पे है, तो 200 I कैप डॉट 0.05 होल स्क्वायर पाई I कैप। यस, I डॉट I बिकम 1, तो 200 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू पाई। जो भी आए सॉल्व करके लिख लीजिएगा, जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है जी। ऐसी 4 सेकेंड फेस। सेकंड फेज का एरिया वेक्टर बताइए सर। सेकंड फेज का एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर के लिए मैं लिख दिया मैंने, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0.05 होल स्क्वायर पाई माइनस का आई कैप। सर माइनस क्यों लिखा? माइनस इज लिखा बिकॉज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस बच रहा, इसलिए हमने इसे माइनस लिखा है, माइनस एक्सिस। देयरफॉर फाई ऑफ ई फॉर सेकेंड इज इक्वल टू, we know the value E vector dot A vector for x less than 0 minus 200 I cap और माइनस का ही 0.05 का होल स्क्वायर पाई I cap। I dot I1 माइनस माइनस प्लस 200 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू पाई, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो भी वैल्यू बनेगी, टोटल फाई ऑफ ई इज इक्वल टू फाई ऑफ ई ड्यू टू फर्स्ट, फाई ऑफ ई ड्यू टू सेकेंड एंड फाई ऑफ ई ड्यू टू थर्ड। ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को बस ट्वाइस करना है, यानी 2 इंटू 200 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू पाई, उसके लिए तो 0। सॉल्व करके हम देखते हैं क्या वैल्यू निकल रही है। 2 इंटू 200 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू पाई, पॉइंट आया, दोनों कर दिए, पॉइंट आया 100 आ गया, 20, यस 20 से 10, इट मीन्स हाउ मच 0.2 पाई न्यूटन पर कूलम। दिस वन इज द नेट फ्लक्स फॉर दिस वन।
और भी सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक और प्रॉब्लम बनी इसी से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन करेंगे इसके।